नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद मोक्षदायिनी की पवित्र गंगा की रेती पर धर्म व अध्यात्म की नगरी मेला श्री राम नगरिया पूरी तरह बस गई है। रंग बिरंगी धर्म पताकाएं लहराने लगी हैं। त्याग तपस्या समर्पण का प्रतीक माघ मेले का सोमवार को भाजपा सांसद मुकेश राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, ईश्वरदास महाराज, MLC प्रांशु दत्त द्विवेदी व विधायक सुशील शाक व भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह, SP आलोक प्रदर्शनी की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना व दीपदान के साथ मिनी कुंभ मेला का आयोजन श्री राम नगरिया की शुभारंभ हो गया है। वहीं आज से अलौकिक व पारलौकिक आनंद की कामना लिए पहुंचे हैं। हजारों श्रद्धालु और कल्पवासी एक माह तक कल्पवास करेंगे। स्नान पर्वों में इस बार विशेष नक्षत्र पड़ने से श्रद्धालुओं पर पुण्य बरसेगा। संतों के सानिध्य में गंगा स्नान, प्रवचन व भजनों से पूरे माह भक्ति की रसधार बहेगी। प्रशासनिक पांडाल में आचार्य पंडित शिव कुमार शास्त्री ने विधि विधान से हवन पूजन कराया है। सांसद मुकेश राजपूत, MLC भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका, अमृतपुर विधायक सुशील शाक, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह, DM डॉक्टर VK सिंह के SP आलोक प्रियदर्शी समेत अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने हवन में आहुतियां दी। इसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह, SP आलोक प्रियदर्शी ने गंगा पूजन कर दीपदान किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से 51,000 दीपों को जलाया गया है। आशीर्वाद से हुआ है, हवन पूजन भी हुआ है। अभी दीपदान का कार्यक्रम होगा। सभी कल्पवासी लगभग आ चुके हैं। आज से कल तक 100 स्नान होंगे। इसके लिए पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन के द्वारा स्टेट की ड्यूटी और पुलिस की ड्यूटी पर पुलिस में लगाए गए हैं। घाटों पे गोताखोर सिटी के साथ गाँव पे सुरक्षा व्यवस्था, ताकि कोई भी स्नान करने वाले कल्पवासी को इसी के दृष्टिगत सभी संरक्षण किए गए हैं। ये मेला फरवरी तक चलेगा। एक माह का मेला है और बहुत ही पावन प्रतिष्ठित मेला इस क्षेत्र का है। और बड़ी उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से, जन सहयोग से और सभी प्रशासनिक ज़्यादा से ज़्यादा जो अक्षर कंप्लीट हो गया हो वहाँ से हट जाए। सब इंस्पेक्टर्स लगाए गए हैं और XO भी बाहर से आ रहे हैं। इसके अलावा जनपद का फोर्स लगाया गया है। यहाँ 5 वाच टावर्स बनाए गए हैं, 11 चौकियाँ हैं। सभी जो सुपरविजन में लगे हुए हैं लोग, थोड़ा और टीम बढ़ा दें। चौकी इंचार्ज को नियुक्त कर दिया गया है, उसके साथ फोर्स लगा दिया गया है। इसके अलावा फ्लड कंपनी की PSC भी हमारे और सभी CDPO साहिबान और इंचार्ज इस बात को सुनिश्चित किया जाए जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो थोड़ा सा और देख लें जल्दी से। RTO विभाग ने अत्यधिक टैक्स से निजात पाने के लिए OTS स्कीम जारी की। बता दें कि बरेली में व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए RTO विभाग मददगार बना साबित हुआ है। वहीं वन टाइम सेटलमेंट के तहत अत्यधिक टैक्स के भार से जूझ रहे हैं वाहन स्वामियों को जल्द अत्यधिक लगाए गए टैक्स से निजात मिल सकेगी, जिसके लिए संभागीय परिवहन विभाग जिला बरेली के कमर्शियल वाहन स्वामियों को राहत देने के उद्देश्य से OTS के तहत एक मुफ्त समाधान की स्कीम लॉन्च की है, जिसके चलते वाहन स्वामियों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और वह आसानी से अपने वाहन टैक्स को जमा करके निजात पा सकते हैं। यह बात RTO KP गुप्ता बरेली ने सुदर्शन न्यूज चैनल टीम से रूबरू होने पर कही है। इससे एक तरफ विभाग का रेवेन्यू बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर वाहन स्वामियों को इन सब झंझटों से भी छुटकारा मिल सकेगा। मैं क्षेत्र के आम नागरिकों को यह सूचित करना चाह रहा हूँ कि परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहन स्वामियों के लिए जिनकी व्यावसायिक वाहनें बकाये में हैं या चला रहे हैं, उनके ऊपर लगने वाले टैक्स के ऊपर लगने वाले पेनाल्टी को 100% सरकार द्वारा माफ़ कर दिया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा पहले भी मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को सूचित किया गया था। आज मैं पुनः सूचित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह स्कीम 6 नवंबर से चल रही है और केवल 3 माह के लिए लागू की गई थी और यह 5 फरवरी को समाप्त हो जाएगी, तो समय बहुत कम रह गया है। तो ऐसे वाहन स्वामी जो अभी भी टैक्स जमा करने के लिए शेष रह गए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र अपना टैक्स जमा कर लें और जुर्माने में दिए जा रहे हैं, सरकार द्वारा दिए जा रहे इस छूट का लाभ उठाएं।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में मकर संक्रांति के पर्व पर चाइनीज मांझी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगे उड़ाई जाती है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से एक निश्चित जगह निर्धारित की जाती है कि सभी लोग उसी जगह पर जाकर पतंग उड़ाएंगे और चाइनीज मांझी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद भी लोग निर्धारित जगह पर कम जाते हैं और अपने अपने घर के आसपास और घर की छत पर पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने में अधिकांश चाइनीज मांझी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही घातक होता है। घातक होने की वजह से सरकार ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी मांझा बेचने वाले लोग पता नहीं कहां से चाइनीज मांझा लाते हैं और बेचते हैं, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। तो वहीं बीते 3 दिन पहले भी अमरोहा के गांव बलदाना हीरा सिंह के निवासी शाहरुख, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे और वर्तमान में शाहजहां पर पोस्टेड था, चाइनीज मांझे से गर्दन कटकर उनकी मौत हो गई। इसी क्रम में पूरे प्रदेश का पुलिस प्रशासन चाइनीज मांझी को लेकर अलर्ट हो गया है और शहर शहर गांव-गांव में पतंग की दुकानों पर, मांझों की दुकानों पर अभियान चलाकर बाकायदा चेकिंग करना शुरू कर दी है। वहीं अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि इस तरह के चाइनीज मांझों का इस्तेमाल न करें और जिन दुकानों पर इस तरह की चाइनीज मांझों की बिक्री होती है उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे, जिसके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी जनपद वासियों को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के अवसर पे लोग हर्षोल्लास के साथ त्यौहार को मनाते हैं, साथ ही भारी मात्रा में पतंग भी उड़ाते हैं। और इस हर्षोल्लास के त्यौहार पे हमें ध्यान रखना है कि हम लोग सावधानियों को बरतें। इसमें एक जो विशेष बात है कि पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज़ मांझे का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार घातक हो सकता है क्योंकि जो इसकी डोर होती है वो आसानी से टूटती नहीं है और कई बार जब ये डोर भी पेड़ से या कहीं पे लटकी रहती है या उड़ती हुई पतंग से जा रही है तो बीच में जो राहगीर होते हैं उनसे उनके गले पे या अन्य मानव अंग पे टच होता है, जिससे कट लग सकता है और इसमें कई बार ये घातक भी हो सकती है। तो सभी जनपद वासियों से अपील है कि इस प्रकार के चाइनीज़ मांझे का प्रयोग न करें। जिन दुकानों पे इस प्रकार की बिक्री होती है उसकी सूचना पुलिस को दे, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जिन भी दुकानों पे इस प्रकार के चाइनीज़ मांझे की बिक्री हो रही है, इसका प्रयोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या जनता को चाइनीज मांझे को लेकर के कोई जागरूक करने के लिए कोई ऐसा कुछ चलाया गया है जिससे जनता जागरूक हो जाए? इसमें अमरोहा पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और इसमें इसका अनुपालन कराने के लिए दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है। जहाँ पे भी इस प्रकार का चाइनीज़ मांझा प्राप्त होता है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर चंदौली से है, जहां महाकुंभ को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही है। डीडीयू जंक्शन की निगरानी हो रही है। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है, जिसके चलते महाकुंभ में देश और दुनिया भर से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में रेलवे प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। डीडीयू जंक्शन पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरे से डीडीयू जंक्शन की निगरानी की गई। सर्कुलेटिंग एरिया से लेकर रेलवे पटरी तक की सुरक्षा की जा रही है। जीआरपी सीओ कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि कुंवर मेला के मद्देनजर सतर्कता बढ़ती जा रही है। प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया से लेकर पटरी तक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से भी स्टेशन की निगरानी की जा रही है। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर मुस्तैद है। दरअसल महाकुंभ में देश के विभिन्न हिस्सों से अधिकांश यात्रियों का परिवहन ट्रेनों के जरिए प्रयागराज होगा। ऐसे में रेलवे प्रशासन तैयारियों में जुटा है। यात्री सुविधाओं को बेहतर करने के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि भीड़ के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। ये महाकुंभ मेले को दृष्टिगत रखते हुए जो है रेलवे स्टेशन डीडीयू पे काफ़ी फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है और यात्रियों की सुरक्षा और पटरी की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन और सर्कुलेटिंग एरिया की सुरक्षा के लिए काफ़ी सघन चेकिंग की जा रही है। और इसी क्रम में आज जो है ड्रोन कैमरे से भी इसकी चेकिंग और निगरानी की गई है। मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय पर उस समय हंगामा हो गया जब थाना सुरीर इलाके में कल हुई एक व्यक्ति की हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक का शव रखकर प्रदर्शन किया। मथुरा थाना सुरीर इलाके के समोली गांव का रहने वाला 35 वर्षीय परशुत्तम अपनी खराब हुई वॉशिंग मशीन की शिकायत लेकर बाजार में विक्रेता कोकी सेठ की दुकान पर गया था, जहां दबंग टाइप के व्यापारी कोकी और उसके साथ कई लोगों ने मिलकर परशुत्तम की जमकर पिटाई करते हुए उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद आक्रोशित हुए परिजनों ने थाना सुरीर पर हंगामा करते हुए हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की मांग की। वहीं बमुश्किल पुलिस
पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद परिजनों द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। लेकिन स्थानीय पुलिस की लचर कार्रवाई के चलते जब 24 घंटे बीतने पर भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ग्रामीण एक बार फिर से आक्रोशित हो उठे और उन्होंने मृतक के शव के लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मांग की है कि जिन्होंने बेरहमी के साथ हत्या की है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वहीं मामले की सूचना लगते ही एसपी देहात त्रिगुण विसेन सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों द्वारा पीड़ित का शव हटाकर मामला शांत किया। देखिए, कल जो है इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी तो अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभियोग ऑलरेडी पंजीकृत। अच्छा, मांग क्या थी इनकी? अब वो है कि जो है वो जिनको नामजद किया है उनको पकड़ लें और जो जैसा साक्ष्य होगा उसकी अनुसारी कार्रवाई की। परिजनों का आरोप था पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहाँ तो कोई लाठीचार्ज ऐसा तो उन्हीं के ट्रैक्टरों को बंद कर दिया उठा के। ठीक है। फर्रुखाबाद में माघ मेला नगरिया के उद्घाटन का साधु सन्यासियों ने बहिष्कार कर दिया है। बता दें कि जिला प्रशासन के विरोध में संत समाज उतरा है। वहीं तीनों समिति ने बैठक कर बहिष्कार किया। वैष्णव अखाड़ा दंडी स्वामी जूना अखाड़ा ने किया। जिला प्रशासन के मेले के छपे आमंत्रण पत्र में तीनों समिति के नाम न छपे होने पर संत समाज में आक्रोशित व्याप्त है। दशनाम जूना अखाड़ा के अध्यक्ष सत्यगिरी बोले हैं कि सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे संत समाज के लोग और बोले केवल अधिकारियों के नाम और फोटो आमंत्रण पत्र पर छपे। कहा कि संत समाज अपना अलग से हवन पूजन आरती करेगा। संतों सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार कर मां गंगा की आरती की गई है। जूना अखाड़ा के अध्यक्ष सत्यगिरी ने नाराजगी के चलते अलग से पूजा अर्चना की। महाराज जी, क्या वजह रही जो आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया मेले में सम्मिलित होने की? वो वहाँ पर कार्ड रखा है, वो कार्ड लेके आओ। पूजन कार्ड इस मेले में 3 समितियाँ हैं और कई बार सरकार को ये सरकार के कागजों में चढ़ी हुई लिखी हुई आ रही है कि 3 समितियाँ मेले में हैं और सभी अधिकारी भी जानते हैं। फिर प्रशासन ये कह दे कि संतों से मतलब नहीं है, मेरी व्यवस्था स्वयं है, दोनों बनने ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ये आपको दिखा रहे हैं कि मेला राम नगरिया भव्य विकास प्रदर्शनी का पूजन होगा, जिसमें अधिकारियों के अलावा किसी के अधिकारियों के अलावा नाम है, कोई समिति के नाम नहीं दिए गए हैं, ना किसी साधु संत के नाम दिए गए हैं। क्या ये मेला का बेर यही बार बार का मुद्दा उठाया जा रहा है? इसलिए हर बार के लिए बाजी खत्म कर दे रहा है कि साधु संत अलग पूजन करेंगे हर बार। अब इनसे मतलब ही नहीं। कार्यक्रम जो शुभारंभ हो रहा है उसमें आप लोग शामिल नहीं होंगे? कोई सम्मिलित नहीं होगा हमारा साधु संत। कोई भी समिति नहीं जाएगी? कोई भी समिति नहीं जाएगी। तीनों समितियाँ यहीं पर मौजूद है। साधु संतों का मेला है और साधु संत ही नहीं जाएंगे तो ऐसे में ये प्रशासन जो है वो प्रशासन करा रहा है। प्रशासन अपने फोटो और अपने बैनर लगा रहा है तो प्रशासन ही कराए पूजन। प्रशासन के द्वारा पूजन होता है। साधु संत होता का 3 समितियाँ जाती हैं पूजन हवन के लिए, मगर उनके भी नामो निशान मिटा दिए गए हैं। तो क्या फ़ायदा है? जो हमारी गुरु मूर्तियों ने यहाँ अपना योगदान किया है, परिश्रम किया है। पूर्णेशानंद महाराज जी थे, स्वामी अवध बिहारी दास थे, श्रीमंत योगेश्वरानंद गिरी जी महाराज जी थे। इन्होंने इस मेले को आगे बढ़ाया, उन्होंने इस मेले में योगदान किया, बहुत भव्य तरीका से बनाया। आज वो नहीं रहे हमारे बीच, मगर उनकी यादगार में उनके तो नाम चलते रहने चाहिए कि 3 समितियों के इन संत महात्माओं ने इनका योगदान है, इन्होंने ये परिश्रम किया है और इन्होंने मेला का भव्य रूप रेखा तैयार की है। प्रशासन मेला कराए तो अपना कराए जाके, प्रशासन से हमें कोई मतलब नहीं। आज से रायबरेली में अवैध चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले 6 जिहादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चाइनीज मांझे से सिपाही की मौत को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने चाइनीज मांझे को लेकर अभियान चलाया है। कोतवाली प्रभारी ने पुलिस बल के साथ पतंगों की दुकानों पर चेकिंग की गई। चाइनीज मांझे मिलने के बाद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और अतिरिक्त दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई है। चंदौली में NH-19 कलेक्ट्रेट के सामने फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है, जहां नेपाल आई क्लिनिक एंड लेजर सेंटर फर्जी हॉस्पिटल चंदौली नगर में धड़ल्ले से चल रहा है। फर्जी क्लिनिक, अस्पताल व पैथोलॉजी की भरमार देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देशों का पालन करने में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से फेल हुआ है। चंदौली चिकित्सा प्रभारी के संरक्षण पर फल फूल रहा है। फर्जी अस्पताल का कारोबार लगातार, वहीं जांच के नाम पर खानापूर्ति से CMO मूक दर्शक बने नजर आ रहे हैं। तो वहीं मौके पर सुदर्शन की टीम पहुंचती है और जानकारी होने के बाद भी नेपाल आई क्लिनिक का संचालन जारी मिलता है। कलेक्ट्रेट के सामने फर्जी हॉस्पिटल लगातार चल रहा है। जो अभी अपने संज्ञान में लिया, मैंने तत्कालीन अपने नोडल अधिकारी CMO को निर्देशित किया है कि उसकी पूरी फाइल को देख लें, सभी समस्त अभिलेखों का अध्ययन कर लें और आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्रवाई करें। पहले भी कई हॉस्पिटल ऐसे मुख्यालय पे भी चल रहे हैं और अभी उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। जो भी हमारे संज्ञान में
पत्रकार बंधु लाते हैं या अन्य माध्यमों से हमें सूचना मिलती है, तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उनके अभिलेखों का अध्ययन किया जा रहा है और ये मैं पूर्व में भी अपनी मंशा और शासन की मंशा स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो भी अवैध क्लिनिक या हॉस्पिटल चलाने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंदौली सीडीओ कार्यालय के ठीक सामने NH19 के पास ये हॉस्पिटल चला रहा है, यहाँ का हॉस्पिटल है। कैमरा में उसके दिखाएं, ये रामकृष्ण आई हॉस्पिटल, GT रोड, दुलहीपुर, मुगलसराय, चंदौली। ये हॉस्पिटल चलता है बिछिया कला, चंदौली साई हॉस्पिटल, पिपरी रोड, रावटसगंज, सोनभद्र, चौका घाट जेल के सामने वाराणसी। रजिस्ट्रेशन एक है, लेकिन ये फर्जी हॉस्पिटल यहाँ पे चलाया जा रहा है। डॉक्टर यहाँ से लापता है और कैमरा में देखें, ये तमाम दवाइयाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, और एक स्टाफ यहाँ पे बैठा हुआ है रजिस्ट्रेशन पर। और इस जबकि CMO यहाँ के कहते हैं कि जितने भी अवैध हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, जबकि ये मुख्यालय पे स्थित है। और कैसे कार्रवाई की जाती है? बगल में CDO साहब है, सामने DM साहब का ये कलेक्ट्रेट, वहाँ पे DM साहब बैठते हैं। और ये ऑपरेशन थिएटर है जहाँ दवाघर, शौचालय और यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है यहाँ पे अंदर। लेकिन इसके बाद भी अभी तक इस हॉस्पिटल पे, जबकि मुख्य NH19 GT रोड पे स्थित है, अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि जो संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको चढ़ावा चढ़ाया जाता है और इसलिए ये ऐसे हॉस्पिटल पूरे जनपद में फल फूल रहे हैं। जबकि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक कहते हैं कि जितने भी अवैध हॉस्पिटल हैं जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर और ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये डॉक्टर कक्ष है और ये यहाँ पे ताला लगा हुआ है। सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई है शिकायत पे, लोगों ने शिकायत किया कि वहाँ पे एक फर्जी हॉस्पिटल है और यहाँ पे टीम आई है। अब देखना है कि इस पे यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी जैसे CMO है और उनके नीचे या DM साहब, CDO साहब इस पे क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा में जितेंद्र सिंह, जिला सौदा, प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। मुरादाबाद में एक युवती ने मुस्लिम युवक आसिफ और उसके परिवार के 7 सदस्यों पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप, आसिफ ने हरिद्वार जाकर हिंदू धर्म अपनाकर शादी करने का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया और गर्भवती होने पर कई बार गर्भपात कराया। तो वहीं हिंदू धर्म अपनाकर शादी करने की बात पर बार बार बहाने बनाने का भी पीड़िता ने आसिफ पर आरोप लगाया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आसिफ सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी आरोपियों के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। दरअसल कोतवाली कटघर इलाके का पूरा मामला है। कटघर की एक महिला के द्वारा एक आसिफ नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया और उसमें ये कहा गया कि वह और उसके परिवार के अन्य सदस्य ये उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे और उसके बाद आसिफ ने गलत फैक्ट्स के आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और उसके बाद उनको तरह तरह की प्रताड़नाएँ दी है उसने। जब वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा था उसके बाद से वहाँ से ये आकर के उन्होंने तहरीर दी है। इसमें आसिफ और उसके परिवार के 7 अन्य सदस्य के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आसिफ जो मेन मुलजिम है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेजा गया है और बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो भी इसमें एविडेंसेस होंगे उसके हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सर कुल कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा? मैंने बताया आपको कि आसिफ प्लस उसके परिवार के 7 लोग और हैं, कुल 8 लोगों के खिलाफ ये नामजद मुकदमा। संभल के 1978 के दंगों के घाव कितने गहरे हैं, इनका तब खुलासा हो रहा है जब लोगों को प्रशासन ने मदद की उम्मीद जागी है। किसी ने दंगों में अपनों को खोया तो किसी ने अपनी संपत्ति हिंदुओं को धमकाकर उनसे जमीन और मकान भी छीन ले गए। सपा सांसद वर्क फैमिली पर हिंदुओं के उत्पीड़न का आरोप है। दंगे में अपनी जमीन गंवाने वाले एक परिवार को सुदर्शन की टीम ने खोज निकाला है। परिवार की करोड़ों की करीब 2 बीघा जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोग काबिज हैं और बदहाली में परिवार संभल छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने को मजबूर है। संभल के दंगों का दंश आज भी नजर आ रहा है। ही बाबा का नाम चलता आ रहा है और अब पापा का नाम भी उसमें आ रहा है कि ऑनलाइन भी देखोगे तब भी उसमें पापा का नाम है और हमारे चाचा जी जो उसमें 2 हिस्सेदार और हैं उन सब का नाम है और मुस्लिम कम्युनिटी का जो उन्होंने कब्जा कर रखा है उनका कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि हमारी, हमें नहीं घुसने देते उसमें। अच्छा, इसको लेकर के आप कौन कौन से अधिकारियों के पास अभी तक गई हैं, क्या कुछ आपने मांग की है? मैं इतना नहीं भागा दौड़ी कर सकती, फिर भी जितना करी परिवार के लोग, आपके परिवार जो परिवार के लोग हैं उन्होंने करी। नखासा थाने में उन्होंने अपनी तहरीर है वो जो दी थी, तब भी उसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई।
कुछ भी नहीं हुआ कि हम भागा दौड़ी करते जाते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। क्या वजह निकल कर आ सकती है जो आपकी सुनवाई नहीं हो पाई? उस टाइम डॉक्टर वर्क का मतलब हम तो छोटे-छोटे तो सुनते थे कि डॉक्टर वर्क का की वजह से कोई भी सुनवाई नहीं होती थी, हमें नोगी और सिर्फ़ लोगी ही चलती थी। तो कोई भी उसमें कोई एक्शन लिया ही नहीं गया शुरू से। जो भी हमने रिपोर्ट करी उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये थे वो पीड़ित परिवार जिनके साथ में मुस्लिम आक्रांताओं ने लगातार 78 के बाद दंगे हुए और इनकी संपत्तियों को, ना ही इनकी बहन बेटियों के साथ में भी इनके साथ में छेड़छाड़ की, इनके साथ इनको डराया धमकाया और जो बर्क तत्कालीन जो सांसद थे डॉक्टर बर्क, उन्होंने भय के कारण पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन के लोग भी सुनवाई नहीं करते थे, जिसके डर के कारण ये लोग पलायन करके संभल के अन्य इलाकों में मुरादाबाद, चंदौसी, गाजियाबाद और चंदौसी के अलावा अन्य जाकर क्षेत्रों में रहने लगे कि और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज़, संभल। फिरोजाबाद में कार चोरी करने वाले गिरोह के 2 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। साथ ही अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं कब्जे से चोरी की एक कार का इंजन, मास्टर चाबी, अवैध असलहा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी टूंडला के कुशल नेतृत्व में थाना टूंडला पर पंजीकृत BNS के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया। फिलहाल मामले पर पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। टूंडला पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 अपराधी कार में सवार होकर इधर भ्रमणशील हैं। इस सूचना पे टूंडला पुलिस ने इनकी घेराबंदी की और ये बाघई रोड पे इनको घेरा गया। इसमें से 2 अपराधी थे, एक जयपाल और दूसरा भजनलाल। इसमें से पुलिस को देखते ही जयपाल ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इनके ऊपर फायरिंग की, जिसको जयपाल को पैर में गोली लगी है। इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है। पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, जयपाल के पास से एक तमंचा बरामद हुआ है 315 बोर का, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस। भजनलाल के पास से 2 जिंदा कारतूस और एक मास्टर चाबी बरामद हुई है। साथ ही पूछताछ में इन लोगों ने एक टूंडला थाना क्षेत्र में 28/11/24 को एक इको कार चोरी की घटना हुई थी तथा 22/12/24 को भी इको कार चोरी की घटना हुई थी। इन दोनों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उसमें से एक कार का इंजन भी इनके गाड़ी में था, जिसको ये बेचने के लिए जा रहे थे। इन सबको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, एक को पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसमें आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। चंदौली में एसपी आदित्य लाघे के निर्देश पर चेकिंग अभियान चला है, जहां सदर क्षेत्राधिकारी राजेश राय व प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ नगर में चेकिंग अभियान चलाया। चाइनीज मांझा को लेकर प्रशासन सख्त चेकिंग अभियान चला रहा है। आगे की कार्रवाई भी जारी है। तो वहीं प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि नगर में कहीं भी चाइनीज मांझा बिक रहा है तो इसकी तत्काल सूचना दें। देखिए, इस बार जो है प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पहला स्नान तो अमृत स्नान का नाम दिया गया है, कल से शुरू होगा। इसके तहत सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत ये अभियान चलाया गया। और मकर संक्रांति का पर्व है, इस अवसर पे पतंग उड़ाने की परंपरा है, जिसमें चाइनीज मांझा के प्रयोग की शिकायत आ रही थी, जिस पे पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी और आज भी अभियान चलाया गया है। अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन लगातार ये अभियान जारी रहेगा। मुरादाबाद के कटवर थाना क्षेत्र में सिरसा इनायतपुर उर्फ दौड़ भाग गांव में कुछ दबंगों ने सरेआम फायरिंग करके इलाके में हड़कंप मचा दिया। दबंग युवकों ने एक फैक्ट्री कर्मी के घर पर चढ़ाई कर दी और गोलियां बरसाई। फैक्ट्री कर्मी का गुनाह ये था कि उसकी बाइक दबंगों से टच हो गई थी। इसके बाद दबंगों ने उसे सबक सिखाने के लिए बेरहमी से पीटा। फैक्ट्री कर्मी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा तो पीछे से दबंगों ने फायरिंग कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद घटना का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला ये है, मैं काम पे जा रहा था, ये लोग गाड़ी से थे पीछे, उन्होंने मेरे गाड़ी मार दी। वहाँ गाली गुप्तारी हुई, बचाव हो गया, बात हो गई वहाँ खत्म। फिर ये लोग सब आए, मेरे ऊपर चढ़ाई करी है इन्होंने। मेरे घर में कोई नहीं था, मैं बैठा था, उन्होंने फायरिंग बाजी करी है, गोले छोड़े। ये थे आरबी था, शाहनवाज था, मेहंदी हसन था, फैमिल था, आरिफ था, फारूक था, ये लोग थे। कितने लोग थे? 6 लोग थे। उन्होंने आपके ऊपर जो वार किया है किस
उनका फिलहाल था मेरे पास मारने का, तमंचे थे उन पे। कोई पुरानी रंजिश कोई नहीं थी, सुबह विवाद हुआ था बस सिर्फ। किस बात पे लेकर विवाद हुआ? बस ऐसी तू मैं 2 महीने पहले हुआ था। किस बात को लेकर? नमाज के ऊपर। अच्छा, तो अब क्या मामला हुआ जो उन्होंने दोबारा हमला किया? बोले फैसला ना करा तो हम तुम्हें मारेंगे। आज जो हमला किया वो किस टाइम का मामला है? ये 9:30 बजे के टाइम की बात है। अच्छा, ये वीडियो वगैरह है वो भी? हाँ, सब वीडियो योगी सरकार गुंडा मिटाने को रही है, ये तमंचे लेकर लहरा रहे हैं, वीडियो में वायरल हैं, देख सकते हैं आप। कौन लोग हैं ये? ये बदमाश हैं लोग। क्या चाहते हो? हम अन्याय चाहते हैं, कौन सा न्याय। संभल में लेखपाल पर किसानों से अवैध उगाही का आरोप लगा है। बता दें कि संभल में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ओमवीर यादव ने आरोप लगाया कि तहसील संभल के लेखपाल मोनू किसानों को डरा धमका कर अवैध उगाही कर रहे हैं। ततारपुर, घोसी, शोभापुर, करछली और अन्य गांवों के किसानों को इससे आर्थिक जोखिम उठाना पड़ रहा है। लेखपाल पर किसानों से अवैध उगाही का आरोप है, किसानों को आर्थिक जोखिम उठाना पड़ रहा है। मामला ये है कि हमारे गांव के किसानों ने मुझे अवगत कराया, मतलब बागरपुर, छोइया, कटछली, ततारपुर, औरंगाबाद, देहरी, साकिन, शोभापुर, खलसा आदि गांवों के किसानों ने आके बताया, बोले साहब ये बहुत परेशान कर रहे हैं, चकबंदी हुई है, लेकिन ये नए सूरजन जाकर 10,000 लेकर किसी का चक रोड इधर कर देते हैं, किसी का रास्ता इधर कर देते हैं, किसी का इधर कर देते हैं, किसी के में ग्राम समाज बता देते हैं, किसी में बढ़ोतरा बता देते हैं। भाई इसका मतलब या तो चकबंदी वाले गलत हैं या फिर ये गलत है, दोनों में तो एक तो है। अब ये मात्र 2-3 साल मतलब 4 साल हुए चकबंदी हुए, या चकबंदी विभाग बुलाया जाए, उसने गलत पैमाइश क्यों की, उन पर कार्रवाई की जाए, या फिर ये गलत है तो इन पर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है एसडीएम मैडम को ज्ञापन सौंपने के बाद तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमने 20 जनवरी तय कर दी है। 20 जनवरी को आमरण अनशन, भूख हड़ताल यहाँ पर बैठेंगे, ही रहेंगे और किसान उग्र आंदोलन पर मजबूर होगा। जनपद बस्ती के हरैया विधायक अजय सिंह ने महाकुंभ को लेकर एक अनोखा प्रयास शुरू कर दिया। हरैया विधायक अजय सिंह ने अपने निधि से हरैया विधानसभा के साथ जिले के तमाम ब्लॉकों से महाकुंभ में जाने वाले लोगों के लिए निःशुल्क बस की सुविधा उपलब्ध कराई है और आज पहले जत्थे को झंडी दिखाकर प्रयागराज के लिए रवाना भी किया। अजय सिंह ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों की मौजूदगी में 22 बसों को घगुआ से हरी झंडी दिखाकर एक साथ रवाना किया। विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बसें तीर्थयात्रियों को उपयोगी सामानों को लेकर महाकुंभ में प्रयागराज जाएंगी, जहां उन्हें दर्शन स्नान कराने के पश्चात वापस अयोध्या दर्शन कराते हुए उनके गंतव्य तक भी पहुंचाएंगे। सिला आखिरी स्नान तक शिवरात्रि तक लगातार जारी रहेगा। ये गाड़ियों में सब में मैंने प्रभारी बनाए हुए हैं, सबके पास आई कार्ड है, सबके पास मोबाइल नंबर, आपस में भी सबके पास मोबाइल नंबर है। सब गाड़ियों में पानी से लेकर के दवाई से लेकर के और थोड़ा बहुत जलपान की व्यवस्था कुछ हमने व्यवस्था गाड़ियों में बनाई हुई है। और निश्चित रूप से दिव्य और भव्य तरीके से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था बनाई है। 7 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सब लोग जो गए हैं वो सब सकुशल वापस आएंगे। कितने लोगों को आज हमने 22 गाड़ियों को, पहले दिन 22 गाड़ियों को, आप सब लोगों ने देखा 22 गाड़ियां आज गई हैं। लगभग 1200 से 1300 लोग आज कुंभ स्नान के लिए रवाना हुए हैं पहले दिन। ये कल सुबह सब लोग कुंभ स्नान करेंगे और वापसी में भगवान राम लला का अयोध्या धाम में दर्शन करते हुए अपने अपने घर पर आएंगे। बिहार के दरभंगा में प्रभु श्री राम लाल के नाम से जय जयकार से गूंज उठा शहर दरभंगा। राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा मंच ने 12 जनवरी को रविवार को राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा के तत्वाधान में संरक्षक राजीव प्रकाश, मधुकर, नीलू सैनी, राम मनोहर प्रसाद, मुन्ना महासेठ, पीयूष कुमार, विशाल कुमार, परशुराम गुप्ता, इस कार्यक्रम के संयोजक किंग क्लब के मेंबर विनय गोस्वामी, सह संयोजक कृष्णा महतो के संयुक्त नेतृत्व में यात्रा 11 बजे पूरी चौक के मैदान से यात्रा निकाली गई। लहरिया सराय क्षेत्र के सभी मोहल्ला वासी और रामनवमी अखाड़ा, दुर्गा पूजा समिति, गणेश पूजा समिति गाजे बाजे झांकी के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। जो यह देख रहे हैं शोभा यात्रा प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा के तत्वाधान में और किंग्स क्लब दरभंगा के संयुक्त नेतृत्व में आज यह शोभा यात्रा निकाला गया। मैं आप रहूं या न रहूं, यह परंपरा हमेशा रहना चाहिए। इस संकल्प के साथ हम सभी सनातनी निकले हैं और हम आशा करते हैं सभी सनातनियों से कि यह जो क्षण है प्रभु श्री राम लला का, यह उत्सव मनाने का, यह हम सभी हिंदुओं के लिए, सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। इसलिए जब तिथि जो साल में पड़े राम जी के इस वर्षगांठ को मनाने का, तो उसको चूके नहीं।
आज पूरे शहर के रामनवमी अखाड़ा दुर्गा पूजा समिति के सभी सदस्य आज जनसलाह बन के राम के नाम से झूमते हुए निकल रहे हैं। मैं आपके प्रेस के माध्यम से सभी देशवासियों को आए सभी अखाड़ा से जुलूस से लोग उससे सम्मिलित हुए राम भक्त को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय जय श्री राम। बिहार के समस्तीपुर जिले को विभिन्न योजना और उद्घाटन के एवज में 937 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के प्रगति यात्रा ने समस्तीपुर जिले को दिया 937 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने आज समस्तीपुर जिले में प्रगति यात्रा के क्रम में 937 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 198 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में पिछले 5 वर्षों के बाद मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें खेलकूद से लेकर मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च सहित कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए गए। साथ ही मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ सहित जय आरोग्य चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना ने समापन कार्यक्रम के मौके पर मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर सहित छात्र एवं छात्राओं को इस आयोजन के सफल होने पर बधाई दी है। देखिए, ये महाविद्यालय है, यहाँ पर छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, परंतु सभी का एक समय होता है, उम्र होती है, भाव होता है, उसके अनुसार उनके वार्षिक उत्सव पहले होते आते थे, पिछले 5 वर्षों से नहीं हो पाए, तो सभी की एक सहमति बनी। छात्र छात्राओं का भी मन था और हमारे सभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी भी एक तरह से एक मांग थी कि फंक्शन होना चाहिए, तो एक सर्वसम्मति से निर्णय लेके और वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, जो आपने जो कहा कि 5 साल के अंतराल के बाद जो ये वार्षिक उत्सव हुआ है, ये सही में मैं इस चीज़ के लिए आभारी रहूँगा डीन साहब का कि बच्चों के लिए ये जो उन्होंने प्रयास करके वार्षिक उत्सव का आयोजन कराया है, ये अपने आप में इस वर्ष जो हो रहा है उसमें बच्चों ने इतने उत्साह से भाग लिया है। आप देखेंगे कि चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, चाहे वो सॉन्ग्स के प्रोग्राम हो, डांस के प्रोग्राम हो, सभी में देर रात तक उनके द्वारा इतनी मेहनत करके कम समय में जो आयोजन किया है उसके लिए बच्चे बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और जो महाविद्यालय के प्रत्येक फैकल्टी हैं जिन्होंने एक पार्ट को जो उन्होंने लिया है, उनके सानिध्य में जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो बहुत ही शानदार तरीके और उच्च स्तरीय प्रोग्राम चल रहे हैं। सभी प्रतियोगिताओं में अवार्ड हैं, जैसा कि होता है, वो सब एक हेल्दी कंपटीशन के अंतर्गत रहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो और अच्छा उत्कृष्ट कार्य करेंगे उनके लिए। कर्नाटक बेलगांव जिले के रायबाग शहर में श्री स्वामी समर्थ महाराज की पादुका पूजा एवं पालकी जुलूस बड़ी धूमधाम से निकालते हुए कैलाशपुरम वर के घर के सामने से आनंद निलय कृष्णा गोदावरी सोसाइटी कारखाना तक पादुका जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में भाग लेते हुए पादुका के दर्शन किए। पालकी परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य श्री स्वामी समर्थ महाराज की भक्ति को हर जगह दूर दूर रहने वाले स्वामी भक्तों, बुजुर्गों, महिलाओं, विकलांग, रोगियों की इच्छा होते हुए श्री स्वामी के दर्शन के लिए अक्कलकोट नहीं जा सकते, इनके लिए इस अन्न छत्र के मूल में स्वामी की पालकी के माध्यम से श्री स्वामी से मिलने का भाव हया स्वामी के भक्तों के चेहरे पर देखा जा सकता है जब वे पालकी देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, जो ग्रेटर नोएडा से मिल रही है। ग्रेटर नोएडा की फॉरेस्ट फ्लोर सोसाइटी में कल लोहड़ी का त्योहार बेहद हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। लोहड़ी महोत्सव की शुरुआत पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुई। सबसे पहले लोहड़ी की पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई, जिसके चारों ओर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने परिक्रमाएं की और पारंपरिक गीत गाए हैं। लोहड़ी की पूजा के बाद सभी को रेवड़ी, मूंगफली और गज्जक का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी विशेष रूप से देखने लायक थी। रंग बिरंगी पोशाकों में सजी महिलाएं और बच्चों ने पारंपरिक लोक गीतों पर नृत्य किया। सभी ने एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी और त्योहार का आनंद उठाया। इस आयोजन की पूरी रूपरेखा की अहम भूमिका सोसाइटी के कोर कमेटी की रही। सभी ने मिलकर इस त्योहार को यादगार बनाने का प्रयास किया। इस अवसर पर कोर कमेटी के कोषाध्यक्ष ने कहा कि लोहड़ी का त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह हमारे समाज को जोड़ने और खुशी बांटने का एक माध्यम है। वहीं सचिव और कोषाध्यक्ष ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी निवासियों का धन्यवाद दिया है। फॉरेस्ट फ्लोर सोसाइटी का यह लोहड़ी महोत्सव हर किसी के दिल में एक यादगार छाप छोड़ गया और लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का एक अनमोल अवसर प्रदान किया। नमस्कार साथियों, मैं परमजीत मल
राइस सोसाइटी के कोषाध्यक्ष, ये हमारे परमजीत सिंह जी हैं, ये हमारे अध्यक्ष हैं। ये राइस सोसाइटी के रेजिडेंट्स की तरफ से दूसरी लोहड़ी का त्यौहार पूरी सोसाइटी के तरफ से मनाया जा रहा है। सामूहिक सबका योगदान इसमें है और पूरे हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को हम अपनी सोसाइटी में मनाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।